दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला चल रही थी। तो इतिहास के पिछली क्लास में हमने अरब आक्रमण के जितने भी प्रश्न पूछे हुए थे उनको हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम दिल्ली सल्तनत के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। तो चलते हैं हम सीधे प्रश्नों की तरफ। और आज का पहला प्रश्न है हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखते हैं इसके संबंधित और जितने भी प्रश्न बने तो इसका हम सलूशन देख लेंगे। गुलाम वंश यानी कि 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के मामूलक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हम अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया सुल्तान, डी बलबन। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो पहला शासक भी हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बात करते हैं सही उत्तर की, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। देखते हैं इसके सलूशन को थोड़ा सा हम। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श या लाखों का दान करने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता के नाम से लिखा है कि यदि फरिश्ता ने लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ज्ञातव्य है कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, किंतु प्रश्नानुसार विकल्प डी सही उत्तर है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ए मस्जिद, बी मंदिर, सी संत की झोपड़ी, डी
मीनार। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की, तो हो जाएगा ए, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्लास को आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, क्योंकि यह इतिहास के प्रश्न किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। ए, दिल्ली एवं लाहौर में। बी, अजमेर एवं दिल्ली में। सी, लाहौर एवं अजमेर में। डी, दिल्ली एवं अजमेर में। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तर डी, दिल्ली एवं अजमेर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। बी, इल्तुतमिश। सी, गयासुद्दीन तुगलक। डी, फिरोज शाह तुगलक। तो बात करें इसके सही उत्तर की, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सी, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया, तो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण में योगदान, इसने प्रारंभ किया और इसने पूरा करवाया, और इसने उसके एक ऊपर मंजिल और बनाई फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस प्रकार इन तीनों ने इसमें योगदान किया है कुतुब मीनार में, और गयासुद्दीन तुगलक ने इस पर कोई भी कार्य नहीं किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसका सल्यूशन देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। ए, लाहौर। बी, दिल्ली। तो इसके सही उत्तर की बात करें, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, दिल्ली इसकी राजधानी नहीं थी। देखते हैं इसके सल्यूशन को। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासन रूढ़। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला और बाद में उसकी घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय। देखते हैं अगला प्रश्न, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। देखते हैं। ए, उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी, गलत है। दूसरा, बी, पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज के साथ हुए युद्ध ने उनकी मृत्यु कर दी, तो यह भी यहाँ गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। सी, बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोट लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई, तो यह भी इसका गलत हो जाएगा।
अगला देखते हैं डी। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान, डी मुइजुद्दीन गौरी। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी इल्तुतमिश। देखते हैं इसके सलूशन को थोड़ा सा, ताकि हम इससे संबंधित बनने वाले और क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल उसने आरंभ किए तथा सिक्कों पर टकसाला नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ए नासिरुद्दीन महमूद, बी इल्तुतमिश, सी आराम शाह, डी बलबन। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा बी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ए आगरा, बी लाहौर, सी बदायूं, डी दिल्ली। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी दिल्ली। अगला प्रश्न, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो यहाँ भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा सी इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी बलबन। तो यहाँ भी सही उत्तर देखें तो हो जाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि दिल्ली की बात की जा रही और दिल्ली में राजधानी की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम देखते हैं, मोहम्मद गौरी को, बी कुतुबुद्दीन ऐबक को, सी बलबन को, डी इल्तुतमिश को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाम का गुलाम हो जाएगा डी इल्तुतमिश। सिर्फ गुलाम कहा जाए तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलामों का गुलाम कहें तो यहाँ पर हो जाएगा इल्तुतमिश। और अगर इससे भी पूछा है गुलामों के गुलामों का गुलाम पूछा जाए तो हो जाएगा बलबन। और यहाँ बात करें कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ से खरीदा था, तो इसको खरीदा पाकिस्तान की निसापुर की बाजार से। निसापुर की बाजार से। और इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात से खरीदा था। और बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ए रजिया सुल्तान, बी चांद बीबी, सी दुर्गावती, डी नूरजहां। तो बात करें सही उत्तर की तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? ए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी ऐबक। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें हो जाएगा हमारा बी, चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ए इल्तुतमिश, बी रजिया सुल्तान। तो इसके सही उत्तर की बात करें यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी रजिया। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी के तट पर देखे गए। अगला प्रश्न, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। ए बलबन के शासनकाल में, बी फिरोज तुगलक के शासनकाल में, सी इल्तुतमिश के शासनकाल में, डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंगेज खान का मूल नाम था? ए खासुल खान, बी येसुगई, सी तेमुचिन, डी ओगदी। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा। तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा और एक सही दूसरा गलत है तो यहाँ सभी फिर ये गलत हो जाएगा। 3 का पता नहीं क्योंकि एक हमारा सही है तो 3 यहाँ, एक नहीं है तो ये कट जाएगा, एक यहाँ नहीं ये भी कट जाएगा। तो इस प्रकार हम कूट से देखें तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही निकल कर आ जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा। गलत है क्योंकि वास्को द गामा भारत के केरल के तट पर पहुंचा था जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न तो इस प्रकार यह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ए एवाज को, बी नासरुद्दीन महमूद को, सी अली मर्दान को, डी मलिक जानी को। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा डी मलिक जानी को। अगला प्रश्न, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ए अफगानों का, बी मंगोलों का, सी तुर्कों का, डी अरबों का। तो बात करें इसके सही उत्तर की तो हो जाएगा सी तुर्कों का। अगला प्रश्न,
दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश था। बलबन था ए. जलालुद्दीन, बी. इल्तुतमिश, सी. गयासुद्दीन, डी. कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन बलबन था, तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सी। तो यहाँ गयासुद्दीन हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ए. इल्तुतमिश, बी. बलबन, सी. जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, डी. फिरोज शाह तुगलक। तो बात करते हैं सही उत्तर की, तो हो जाएगा बी. बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो प्रश्न यहाँ रिपीट हो गया है, तो हम सीधे लगाएंगे बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखते हैं। दिया है कथन, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। वह उत्तर पश्चिम यह सही है, लेकिन वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, इसलिए बलबन ने अपने शासनकाल को शक्तिशाली बनाया। बिल्कुल, कारण और कथन दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि वह सत्ता अपने हाथ में, शासन अपने चलाना चाहता था, इसलिए उसने सत्ता अपने हाथ में की थी, ना कि वह उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमण करेंगे इसलिए सत्ता अपने हाथ में की थी। तो इसका समुचित व्याख्या नहीं है इसकी। तो यहाँ ए और आर दोनों सही होंगे और ए इसकी समुचित व्याख्या नहीं है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ए. तूतिए ए हिंद, बी. कैसर ए हिंद, सी. जिले इलाही, डी. दीन ए इलाही। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर सी हो जाएगा इसका, जिले इलाही। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जो उसका नाम था जिले इलाही। अगला प्रश्न, या इसके सलूशन को थोड़ा सा देखते हैं। बलबन ने फारस के लोकप्रिय प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया था। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियामत एक खुदाई माना गया है। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिले या अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। देखते हैं अगला प्रश्न। यह वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? ए. ऐबक, बी. इल्तुतमिश, सी. बलबन, डी. अलाउद्दीन, ई. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ बात करें सही उत्तर की तो हो जाएगा सी, बलबन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ करवाया? ए. बलबन, बी. इल्तुतमिश, सी. फिरोज तुगलक, डी. अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा ए. बलबन ने।
प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज त्योहार को आरंभ करवाया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? ए, उसने नियमित एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। सी, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। डी, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो यहाँ कौन सा सही नहीं है पूछ रहा, तो हो जाएगा हमारा बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। नहीं, उसने इक्तादारी को समाप्त किया था, ना कि प्रारंभ। प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। बाकी ये तीनों सही हैं। उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने तुर्कानी चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। बिल्कुल इसका बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ए, बलबन। बी, कैकुबाद। सी, जलालुद्दीन खिलजी। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ए, बलबन। तो गुलाम वंश के द्वारा इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे घटनाचक्र पूर्वावलोकन द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। यदि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक जिसने नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि कोई त्रुटि होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय